स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री इतिहास को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जैसा कि आप पीछे बोर्ड में लिखे हुए देख सकते हैं। इसका आज भाग 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो चैप्टर में लिखा हुआ है ये सारे शब्दों को बारी बारी से समझना होगा। जो गांव देहात के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, ठीक है। दुनिया में क्या है क्या नहीं है सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही जानकारी होती है, जबकि आपका जो चैप्टर है वो पूरे दुनिया से लिया गया, वर्ल्ड से लिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूरोप क्या है। दुनिया में 7 महादेश होते है ना। 7 महादेश में एक महादेश यूरोप है। महादेश किसको कहते हैं? जो देशों से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे देश आपस में जब मिल जाते हैं तो एक एरिया को बांट दिया गया कि वो महादेश हो गया। हम लोग तो एशिया महादेश में हैं। एशिया के बारे में यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे बात है यूरोप के बारे में, ठीक है। और उसके बाद आता है राष्ट्रवाद। अगला जो शब्द है वो क्या है? राष्ट्रवाद। सबसे इम्पोर्टेंट जो शब्द है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? देखिए, जब कोई आदमी या कोई भी देश का जो मालिक होता है, सरकार होता है, चाहे वो राजा हो या अंग्रेज हो या अपना ही कोई प्रधानमंत्री हो, जब जनता पर अत्याचार करने लगती है, ठीक है, तो जनता को सोच हो जाता है कि अब क्या होगा, इस अत्याचार से कैसे बचा जाए, ठीक है। उसको क्या किया जाता है कि बहुत लोग सोचता है कि सब कोई कहता है, कोई प्रॉब्लम होता है कहीं पे तो सभी कोई कहता है ये गलत हो रहा है, कहता है नहीं, लेकिन लड़ता नहीं है। लड़ेगा तो कहेगा कि मेरा ही है सिर्फ कि हम लड़ेंगे। लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों के बाद सोचते हैं कि ना, लड़ना पड़ेगा, मेरा ही है पूरा देश, ठीक है। जब अपना देश के लिए पूरी तरह से, मतलब अगर देश में कोई प्रॉब्लम हो, अपना देश के लिए पूरी तरह से जब शासन के विरुद्ध, जो शासन है, जो राज कर रहा है, या राजा हो या प्रधानमंत्री, अगर वो गलत कर रहा है और पूरे देश के लिए अगर आप लड़ाई करते हैं, ठीक है, तो उसी को देश से प्यार हुआ तब ना लड़ाई किए कि हम जेल जाएंगे या फांसी पे चढ़ेंगे, उसके लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपना देश को हम आज़ाद कर लेंगे, कोई दिक्कत। उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं, मतलब देश से मोहब्बत होना, ठीक है, देश के लिए लड़ाई करना, देश को आगे ले जाना, ठीक है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अपना देश से, भारत देश से लेते हैं तो महात्मा गांधी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस तरह से भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, शहीद हो गए, ठीक है। किसके लिए? वो तो शादी भी नहीं हुआ था, 22-23 साल की उम्र में ही फांसी चढ़ गए। देश के लिए मोहब्बत हो गया कि अंग्रेजों से छुटकारा पाना है, हमको अंग्रेजों के चंगुल से हटना है, देश को हटाना है, ठीक है, आज़ादी दिलाना है। अगर वो, इन लोग, आपको क्या समझ में आता है, इन लोग बहुत बड़ा आदमी था, मतलब गरीब नहीं था, बहुत बड़ा आदमी था, ठीक है, लेकिन देश से मोहब्बत हुआ तो बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता है। आप क्या समझ रहे हैं? आज के डेट में हम लोग दिल्ली और मुंबई नहीं पढ़ने जाते हैं, और उस टाइम महात्मा गांधी अफ्रीका पढ़ने गए थे, गरीब आदमी थे। अफ्रीका अभी आप हम लोग सोच भी सकते हैं, गरीब आदमी थे, वकालत की पढ़ाई करने अफ्रीका गए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड में, ठीक है, इन लोग गरीब नहीं था, लेकिन देश के लिए मोहब्बत जागा, ठीक है, पढ़ा लिखा, समझा कि नहीं, देश को आज़ाद करना चाहिए। अगर उन लोग आज़ाद नहीं कराता तो आज हम लोग गुलाम रहते। गुलाम क्या चीज़ होता है न, बहुत बड़ा खराब बात होता है। गुलाम का मतलब है कि आप किसी के हैंड में हैं, आप फ्री होकर ना कुछ खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ना एक जगह 10 आदमी बैठ सकते हैं,
गुलामी का मतलब ये हुआ कि आप घर में रहिए और अपना काम से काम मतलब रखिए, खेती बाड़ी कीजिए या जो धंधा करते हैं वो कीजिए, और टैक्स के रूप में अंग्रेज़ों को जो अनाज है वो दीजिए या पैसा दीजिए फ्री फोकट में, ठीक है। तो इतना प्रॉब्लम था, तो सभी कोई सोचता था कि हमारा ही दिक्कत है, हम अकेले क्यों मरे। उस टाइम राष्ट्रवाद नहीं था, लेकिन जब लोगों में राष्ट्रवाद जगा, ठीक है, तब अंग्रेजों से धीरे 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 लड़ाई चालू हुआ, है ना। ये इंडिया की कहानी है, इंडिया की हिस्ट्री हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में शायद है, या इसका अगला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी हम लोग यहाँ का नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। तो यूरोप में बहुत सारे देश हैं, यूरोप में बहुत प्रचलित देश है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, बहुत सारा देश है जिसमें आपको बारी बारी से यूरोप के देशों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक में देखते हैं पीछे क्या है। यानी कि राष्ट्रवाद आप लोग समझ गए, अपने देश के लिए मोहब्बत जगना, है ना, प्यार कि हमको देश को आज़ाद कराना है, उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद, ठीक है। और एक वर्ड है यहाँ पे राष्ट्र। राष्ट्र किसको कहते हैं, एक भाषा के बोलने वाले लोग जब एक जगह पे होते हैं तो वो पूरा एरिया को एक राष्ट्र कहा जाता है, ठीक है, या एक जैसा सोच विचार के लोग। अब इंडिया तो बहुत सारा भाषा बोला जाता है इंडिया में, साउथ में जाइएगा तो तमिल वगैरह बोला जाता है, बंगाल में जाइएगा तो बंगाली बोला जाता है। तो विचार तो एक है कि हमको इंडिया को आगे ले जाना है, इंडिया को हर प्रॉब्लम से बचाना है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, ठीक है। तो उसी तरह से जब एक विचार या एक धर्म या एक नस्ल के लोग एक जगह पे जब रहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, राष्ट्र। और राष्ट्रवाद के बारे में तो अभी हम तुरंत बताए हैं, देश के प्रति मोहब्बत होना, देश के लिए कुर्बान हो जाना, ठीक है, ये सब राष्ट्रवाद है। तो ये फ्रांस की अभी कहानी चल रहा है इसमें। तो फ्रांस में एक आदमी था नेपोलियन, ठीक है, बहुत मेहनती और बहुत तेज, ठीक है, गरीब किसान का बेटा था, गरीब किसान का बेटा था। तो वहाँ पे राजा का राज चलता था। तो जब कोई के कोई काम नहीं मिलता था तो अभी कैसे पुलिस में भर्ती होता है, वैसे ही वहाँ पर भी सैनिक लोग, राजा का सैनिक लोग रहता था कि नहीं रहता था पहले। तो राजा के सैनिक लोग जो है, राजा के सैनिक को जरूरत रहता था तो राजा के सैनिक में भर्ती हो जाता था, तो वहीं से तनख्वाह मिलता था, पैसा वगैरह सारा चीज़। उसमें भी जो अभी पुलिस में देखते हैं, कोई दरोगा है, कोई बड़ा बाबू है, कोई छोटा बाबू है ना, इस तरह से मतलब पद बांटा हुआ है। तो जो ऊंचा पद का रहता है उसको कुछ ज़्यादा। स्कूल में आपका हेडमास्टर का जो तनख्वाह रहता है, वो सहायक मास्टर जो रहते हैं और टीचर, उन लोग का तनख्वाह कम रहता है, सैलरी कम रहता है। तो उसी तरह से जब सैनिक लोग रहता है तो सैनिक लोग में एक सैनिक का पूरा मतलब समझिए कि मेन मालिक रहता है, सेनापति उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सेनापति को ज़्यादा तनख्वाह मिलता है और सारा चीज़ सेनापति के हाथ में रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सेनापति जो है न, वो आपको ये आदेश देता है कि युद्ध में कब जाना है, कब नहीं जाना है, कब आपको लड़ाई करना चालू करना है, सारा सेनापति पर रहता है। तो एक 24 साल के लड़का जो है, वो 24 साल का उस टाइम नहीं हुआ था, उस टाइम 22-23 साल के ही था, तो जाकर के भर्ती हुआ सैनिक में, राजा के सैनिक में। और उसके बाद वो जो है 24 साल की उम्र में सेनापति बन गया और राजा को बहुत जगह पे जीत दिलाया, हर युद्ध में जाकर के। मतलब आगे जो किसी चीज़ में माहिर हो जाता है तो आगे ही नहीं जाता है, आगे जाता मतलब इतना प्रचलित हो गया नेपोलियन, पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। आगे उसकी कहानी बताएंगे हम, ठीक है। तो कहता है आगे, अगला जो टॉपिक, तो आप नेपोलियन के बारे में समझ गए। अगला जो टॉपिक है उदारवाद। क्या चीज? उदारवाद। उदारवाद क्या होता है? देखिए, ऐसे उदारवाद का मेन भाषा ये है कि आराम से माने अपने हक के लिए लड़ाई करना, आराम से, शस्त्र नहीं उठाना, मतलब हथियार नहीं उठाना, ठीक है। आराम से सरकार से बातचीत करके या राजा से बातचीत करके लड़ाई करना उदारवाद कहलाता है, ठीक है। तो आराम से कौन लोग लड़ाई करते हैं? जो पढ़े लिखे होते हैं। जाहिल आदमी तो तुरंत भर में मारो काटो फाड़ो इधर पूरा करने लगेगा, है कि नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे लोग दिमाग से चलते हैं,
उसी को क्या कहते हैं, उदारवाद। अगला जो टॉपिक है वो है निरंकुशवाद। क्या है, निरंकुशवाद। निरंकुशवाद मीन्स ये होता है कि कोई अंकुश नहीं, मतलब कुछ आप किसी को नहीं कह सकते हैं, किसी को, किसको, जो शासन में है, जो राजा है या प्रधानमंत्री है या कोई भी है या अंग्रेज जो हमारे देश में शासन किए थे, अगर उन लोग कोई भी गलत काम कर रहा है, कोई गलत अगर काम कर रहा है तो आप उसको बोल नहीं सकते हैं। इतना पावर में मतलब अपना आप को बना लेता है कि आप उसको बोल नहीं सकते हैं। उसी को निरंकुशवाद कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, इतना भी बोलने की कैपेसिटी नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ की जो बात हो रही थी तो यहाँ का जो राजा था वो टैक्स को बढ़ा दिया था, सारा चीज़ को, मतलब वहाँ के जनता को तराही तराही कर दिया था। ठीक है, अगर कोई कुछ बोलता था तो उसको सीधे फांसी की सजा या मतलब मार दिया जाता था। ठीक है, तो डरे कोई नहीं बोलता था, तो सबको जान रहा है कि नहीं नहीं ये राजा ऐसा है ना कि इसको बोलने लायक नहीं है ना, तो ख़त्म कर देगा हम लोगों को। वही सोच जो बोलने लायक नहीं है, जो राजा बनाया, उसी को क्या कहते हैं, निरंकुशवाद। सरकार या शासनकर्ता पर कोई दबाव हम लोग नहीं दे सकते हैं या कुछ नहीं बोल सकते हैं, उसको निरंकुशवाद कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं। अगला है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के जन मीन्स लोग, जन मीन्स लोग, और मत मीन्स वोट होता है, वोट देना। संग्रह मीन्स इकट्ठा। जब लोग इकट्ठा होते हैं किसी वर्ग के लिए, किसी काम के लिए, कब इकट्ठा होंगे, जब कोई, जैसे आज़ादी के लिए लड़ाई हुआ तो सभी लोग इकट्ठा हुए कि नहीं हुए, तो उसको जब एक जगह पे होकर के मतलब एक विचार को रखा गया कि किस तरह से हमारा आज़ादी मिलेगा, है ना, उसी को क्या कहते हैं, जनमत संग्रह। अगला मेन टॉपिक है यूटोपिया। ये जो है ना, यूटोपिया होता है कल्पना दर्श, कल्पना करना। अभी हमारा देश आज़ाद नहीं है, सपोज कीजिए कि अभी हमारा देश आज़ाद नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद हो जाता, ठीक है, तो किस तरह का होता। तो फोटो आदमी बनाता है कि ऐसा जब आज़ाद हो जाएगा तो हमारा देश इस तरह का होगा, ठीक है। तो उसी सोच को यूटोपिया या कल्पना दर्श कहते हैं, कल्पना करना, ठीक है। अगला जो है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या हुआ, जब लोगों में राष्ट्रवाद कब जगता है। देखिए, सबसे पहले याद 2-3 कारण है। एक कारण, सबसे पहला जो कारण है कि जनता, राष्ट्रवाद मीन्स मतलब जो शासन है उस देश का, उससे लड़ाई करना, वहाँ के आम जनता को लड़ाई करना। क्यों लड़ाई करना, क्योंकि वो गलत कर रहा है, ठीक है। तो जब वहाँ के शासनकर्ता जो है वो जनता को पूरा सताने लगेगा, पूरा सताने लगेगा एकदम, माने उसको ये कर देगा, तब वहाँ पर जन्म लेता है राष्ट्रवाद। क्योंकि सब कोई सोचता है कि अब जान जाए तो जाए, लेकिन कम से कम हम शहीद होंगे, हम मरेंगे तो चलेगा, लेकिन मेरा जो अगला पीढ़ी बाल बच्चों का आएगा वो तो सुधर जाएगा अगर हमको उससे छुटकारा मिल जाएगा तो। पहला। दूसरा, राष्ट्रवाद का उदय, का उदय मैंने उठना, मतलब राष्ट्रवाद जगने लगा, ठीक है इसमें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना, ठीक है। भारत और आज़ाद हो जाता पहले, हमारा इंडिया और पहले आज़ाद होता, लेकिन उतना पढ़े लिखे लोग नहीं थे इंडिया में। जब वो लोग बाहर जा जाके महात्मा गांधी लोग पढ़े, बताए ना, कब अफ्रीका गया, कोई इंग्लैंड गया, जब पढ़ लिख करके आया, है ना, पढ़ा लिखा आदमी के बातें दूसरा होता है ना। जब पढ़ा लिखा एकदम पूरी तरह से संपूर्ण होकर के आया, तब ने शुरुआत किया। जाहिल आदमी क्या करेगा, मारपीट करके अपने जेल में बंद हो जाएगा, फांसी की सज़ा हो जाएगा, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तब पढ़े लिखे लोगों के कारण भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फ्रांस में, फ्रांस की बात चल रही है, वहाँ पे जो जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, टीचर, वकील वगैरह जितना थे, सभी कोई भी सोचा कि नहीं, राष्ट्रवाद हम लोग को जगाना चाहिए लोगों के अंदर, ताकि इस राजा से छुटकारा मिले, ठीक है। राजा का नाम क्या था, लुई 16वां। क्या नाम था जी। अगला जो है हमारा पॉइंट है वो यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। जैसे कोई भी चीज़ होता है ना, आज़ादी तुरंत हो गया हम लोगों का, नहीं, तुरंत नहीं हुआ है, आज़ादी होने में बहुत समय लगा, ठीक है। माने 1900 से शुरुआत लगभग हुआ है आज़ादी का, तो 1947 तक गया, माने 47 साल, कभी ये आंदोलन कभी वो आंदोलन, ठीक है, होते गया, सब बारी बारी से हुआ, है ना।
तो उसी तरह से जब वहाँ यूरोप में राष्ट्रवाद होने लगा, मतलब लोग लड़ने लगे कि नहीं, हम लोग के अधिकार मिलना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग के नियम कायदे कानून से चलना चाहिए। आप जो मनमानी कहिएगा वैसे चलेगा नहीं। किसको बोल रहे थे? वहाँ के शासनकर्ता को, राजा को, ठीक है, वहाँ के लोग। समझ में आ रहा है पूरी तरह से? कोई दिक्कत नहीं है। तो जो राष्ट्रवाद जगा यूरोप में, उसको बारी बारी से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहला जो है वो क्या, फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। फ्रांस के बारे में है। फ्रांस में क्या हुआ था? 1789 में क्रांति हुआ था, लड़ाई हुआ था राजा के खिलाफ, हमला बोल दिया था लोग। फिर वहाँ जो है ना, राजा देखा करिए हालत बड़ी खराब है, क्योंकि वहाँ के लोग कह रहा था कि यहाँ पे लोगों का मतलब चुनाव वाला सिस्टम कीजिए, ठीक है। राजा बोला ठीक है, असेंबली बनाओ, मतलब संसद भवन वगैरह कि मतलब क्या आप लोग बोलना चाहिए, वहाँ तो ओके कर दिया। और उसके बाद वो जानते हैं उसका मेन लीडर कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। राजा के ही सिपाही था, सैनिक था, और राजे के विरोध कर दिया वो, ठीक है। और इतना किया कि वहाँ से फिर वो राजा को हटना पड़ा, ठीक है। और राजा फिर कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। आगे देखिए, अगला है नागरिक संहिता। नागरिक संहिता कब हुआ? 1804 में। आपको डेट याद रखना होगा कि कौन सी कब। फ्रांस की क्रांति 1789, नागरिक संहिता 1804 में, ठीक है। नागरिक संहिता मीन्स नागरिक मीन्स आदमी, वहाँ के तो आदमी के बारे में वहाँ पे जो कानून बना उसको संहिता बोलते हैं, ठीक है। कानून मीन्स तो 1804 में हुआ। फिर एक वियना, ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो दूसरा देश है, एक ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, उसका राजधानी है वियना। वियना में लास्ट में एक जब लड़ाई होने लगा तो संधि हुआ 1815 में कि का होगा, ठीक है। तो 1815 में, अब देखिए 1700 से हम चल रहे हैं, 17 चले, 1789 मतलब 1800 से 11 साल पहले की बात है। फिर यहाँ 1804 हो गया, तो इससे 11 4 15 हुआ। फिर 1804 से 1815 11 साल बाद हुआ, बारी बारी से हुआ है। तो वहाँ पे एक संधि क्या होता है कि जब कोई प्रॉब्लम फंसता है ना, कि कोई बड़ा समस्या, तो कहीं पे रखा जाता है, सारे लोगों को बुलाया जाता है मीटिंग, और वहाँ पे उस समस्या को हल किया जाता है, ठीक है। तो एक देश था ऑस्ट्रिया, उसका राजधानी है वियना। वहीं पे जो देश थे जहाँ पे समस्या था, सारे लोगों को बुलाया गया, ठीक है, और वहाँ पे एक मीटिंग रखा गया और संधि हुआ कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, और आप ये नहीं कीजिए, इस तरह का, ठीक है। अगला उदारवादियों की क्रांति, माने शुरू तो सबे कोई क्रांति में दौड़ गया, लेकिन उदारवादी पढ़े लिखे लोग, मीडियम क्लास के, ठीक है, क्रांति हुआ। कब हुआ? 1848 में, ठीक है। और अगला जो है जर्मनी का एकीकरण। एकीकरण क्या होता है? जैसे पहले इंडिया ही था, टुकड़े टुकड़ों में था, वो राजा उतना दूरी पर है तो वो मेरा देश है, ठीक है, वो राजा वहाँ है तो मेरा देश है। जैसे यहाँ पे हमारा राजा था ना मेदिनी राय, तो ये जो पलामू एरिया में था तो मेदिनी राय था, तो मतलब पलामू एक देश हो गया उसका अपना, उसका शासन है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो आज हमारा राज्य झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सारा सब क्या हो गया? एक हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी को एकीकरण कहते हैं। तो जर्मनी और इटली दोनों जो है सो टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ था, कोई वो राज कर रहा है, कोई वो राज कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई टुकड़े में बटा हुआ रहता है तो उतना अच्छा नहीं ना रहेगा। जब सब एक जगह पे रहेगा तो सारा जो उसमें संसाधन है उस देश का, है ना, तो उस सारा पूरा देश का मिलेगा तो देश प्रगति करेगा। अब इंडिया टुकड़े टुकड़ा में बट जाएगा तो आपको सारा विकास खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है सो उन लोग के एकीकरण कराया गया था 1866 से 1871 ईस्वी तक मिल के, कि सब एक हो गया और मतलब जर्मनी को अलग एक देश घोषित किया गया, ठीक है। और इटली का भी सेम वही हाल है, तो इसको भी करने में बहुत टाइम लगा। एकीकरण मीन्स एक करने, छुटफुट जो था ना उसको एक करने के लिए। अगला जो है यूरोप समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले किस तरह के था। यूरोप में लोग किस तरह के समाज में रहते थे, कैसा समाज था? तो वहाँ पे लोगों का जात बटा हुआ था, ठीक है। सबसे पहला जात था उच्च वर्ग का जात, कुलीन जात। कुलीन किसको कहते हैं? जो फादर लोग रहते हैं ना, क्रोस वाले, उन लोग।
उन लोग की संख्या कम था, संख्या कम था, जनसंख्या कम था, लेकिन उन लोग पूरे सरकार पर काबिज रहता था। जैसे वो लोग कहता था न वैसे ही राजा करता था। ठीक है, हर देश में ऐसा होता है। ज़्यादातर हम लोग के देश में क्या है, आप देखिए अभी हम लोगों का जो भारत देश में एक से एक साधु व पंडित मिलेंगे जो सरकार जाकर के उसके सामने झुकते हैं कि नहीं झुकती है। कहती है कि बहुत, जैसे बागेश्वर में एगो अभी बाबा आए हैं या और बहुत सारा बाबा है न, क्यों? इसलिए कि उन लोग के पास वोट बैंक है, जिसको कह उसको मानने वाले तो हजारों करोड़ों लोग हैं। तो वो जिसको कह दिया कि नहीं वोट आप लोग मेरा जितना भी अति है वो फलाना आदमी को दे दीजिए, तो दे देगा कि नहीं देगा। इसीलिए सरकार भी उससे 60 में रहता है, तो वो जो कहता है वही सरकार भी थोड़ा बहुत उसका ध्यान देता है ना। तो वहाँ पे कुलीन वर्ग था, उच्च वर्ग कुलीन वर्ग, ठीक है, और दूसरा जो था वो निम्न वर्ग था। इस संख्या में ज़्यादा था, निम्न वर्ग जो है वो संख्या में ज़्यादा था, संख्या में जनसंख्या बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी क्या था, कृषक, कृषक मीन्स खेती बाड़ी करने वाला, किसानी काम करने वाला, ठीक है। और अगला जो था नया, मतलब एक वर्ग आया था, क्या, नया मध्यम वर्ग, बीच का, ना वो गरीब था ना अमीर था, लेकिन बीच वाला। जैसे गरीब अमीर किसको नहीं कहते हैं, अमीर किसको कहते हैं, जो जिसके पास गाड़ी वगैरह खेत जमीन पूरा हवेली हो उसको अमीर कहते हैं। गरीब किसको कहते हैं, जिसको रहने के लिए एक छोटा सा घर हो, कमाने का कोई वैसा साधन ना हो, है ना, सिर्फ खेती बाड़ी कर, उसको गरीब कहते हैं। लेकिन बीच में क्या है, जैसे कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई क्या है ना, वो सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना एक ऐसा, उनके पास ना हवेली रहता है ना छोटा घर रहता है, बीच वाला घर रहता है कि नहीं रहता है, सारा चीज़ मतलब मिडिल में। तो वैसे लोग, तो जब लोग पढ़ा लिखा है ना, तो एक वर्ग बना नया मध्यम वर्ग। इन्हीं लोग मेन इम्पोर्टेंट है। जो क्रांति हुआ न, तो नया मध्यम वर्ग लोग ही जो है क्रांति के लिए सारे लोगों को बताए कि क्रांति होना चाहिए, क्रांति हम लोगों को करना चाहिए, देश से मोहब्बत करना चाहिए, राष्ट्रभक्ति के भावना इन्हीं लोग जगाया सभी लोगों में, ठीक है। तब जा करके उसके बाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, जो अभी हमने बताया यहाँ पे क्या क्या हुआ था। सारा लोग मतलब महंगाई के विरोध में सब चीज़ें करने लगे या बहुत सारा चीज़ है रे। अगला जो है से सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम, सामूहिक पहचान बनाने के लिए, मतलब जब क्रांति होने लगा तो वहाँ के लोग सोचे कि आखिर किस तरह से, तो नया नया नेता चुना गया कि मेरा नेता ये है हम लोगों का, है न, नया मतलब झंडा तैयार किया गया, नया राष्ट्रगान गाया गया, नया एक फ़ोटो तैयार किया गया देश का, राजा से हट के, ठीक है, कि ये हम लोग का देश रहेगा आज़ादी के बाद। बात समझे। अगला जो पॉइंट है वो फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ और उसमें जो राष्ट्रवाद था उसका क्वालिटी था, ये क्वालिटी था, पहले लिखा जाता है कोई भी, जैसे हम लोग का संविधान कैसे लिखा गया है, तो पहले लिखा गया, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ रहेगा, तो वो सारी चीज़ें थी जो जनता के लिए ज़रूरी था, ठीक है। अब अगला जो है नेपोलियन का शासनकाल। जब नेपोलियन, हम बताए ना कि नेपोलियन भी राजा बना था, तो नेपोलियन जब राजा बना था, तो नेपोलियन जब राजा बना न, तो पूरे देश को आगे भगा रहा था, लेकिन उसमें एगो था कि विस्तारवाद की नीति था। विस्तारवाद मीन्स इतना ये आगे बढ़ गया कि सारे देश से जंग जब करता तो जीत जाता था, ठीक है। तो इसको एकदम भूख समा गया कि हम वहू देश को लूट लेंगे, वहू देश को लूट लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे देश जब देखे कि तो नेपोलियन गर्दा उड़ा दे रहा है, ठीक है, तो सब देश वाला मिल करके सोचा कि अब इसको कैसे हराना होगा, फिर नेपोलियन का हरा दिया। और वहाँ के जो राजा था फिर से उसको सपोर्ट कर दिया, क्योंकि सपोज कीजिए कि अगर उस देश में राजा के खिलाफ लोग भड़का तो बगल वाला देश में भी भड़केगा न, कि नहीं भड़केगा। तो बगल वाला देश तो अभी है कि हाँ हम राजा है भाई, हमारा शासन चल रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि वो देखा देखी हमरो। तो आप लोग को क्या लग रहा है, इंडिया में जो आज़ादी का लड़ाई हुआ देखा देखी नहीं हुआ, सुनते हुआ, सुना सुनी। ये सब कोरोना में लॉकडाउन किया दूसरा देश, तो इंडिया भी किया, बात समझिएगा। तो देखा देखी सुना सुनी ही सब बात होता है। तो हमारा जो आज़ादी की लड़ाई हुआ वो भी यही सब से मिला हुआ। अब ये सब कब के बात है, 1800 के लगभग के बात है न।
जबकि हमारा देश में 1900 से लगभग पहले ही से क्रांति हो रहा है, 1857 में क्रांति नहीं हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से क्रांति के लिए लड़ाई के लिए मैंने 1900 के बाद चालू हुआ हमारा देश में। तो यही सब ने सुन करके देख करके कि नहीं, वहाँ जब लड़ाई कर दिया लोग राजा के खिलाफ, तो हम लोग भी अंग्रेज से लड़ाई करके अपना आज़ादी को लेंगे। बात समझे? तो यही सारा चीज़ है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर बड़ा था इसलिए आप लोगों को टॉपिक समझाया गया है, तो वीडियो को आप देख करके रोक करके लिख सकते हैं अपना कॉपी में, ठीक है। चलिए।